फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैंडफादर रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा एक इंडियन इंग्लिश पोइट है जिनका जन्म और वो पले बड़े ओडिशा में है। इस पोएम को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रैंडफादर, इसे पब्लिश किया गया था 1983 में। इस पोएम में ये बताया गया है कि जब पोएट के ग्रैंडफादर कन्वर्ट होते हैं हिंदू से क्रिश्चियनिटी में, और वो क्यों कन्वर्ट होती है और बाद में उसका क्या इम्पैक्ट होता है पोएट पे, वो सब हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। ओडिशा में 1866 में अकाल पड़ा था। लगभग हिस्टोरिकल अकाउंट्स के हिसाब से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डेड हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। तो उस टाइम पर जयंत महापात्रा के दादाजी चिंतामणि महापात्रा, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था और हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। उसकी वजह ये थी कि उड़ीसा में जो मिशनरीज थी उनके पास में खाना था, फूड था, और वो फूड अवेलेबल कराने के लिए तैयार थे, बस एक कंडीशन पे कि आपको क्रिश्चियनिटी को एज अ अपना रिलीजन एक्सेप्ट करना होगा। तो इसीलिए पोएट के ग्रैंडफादर ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। वही चीज़ हमें इस पोएम के थ्रू आज देखने को मिलेगी। इस पोएम का थीम जो है वो है मेंटल एगोनी। मतलब ग्रैंडफादर ने जब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया तो इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर हिम। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ मेंटल, दिल से वो ये नहीं करना चाहते थे बट वो मजबूर थे। तो वो मेंटल एगोनी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देन डेथ ऑफ हिज आइडेंटिटी, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन किया गया तो ना तो वो ठीक से हिंदू रहे और ना तो क्रिश्चियन रहे। आने वाली जनरेशन के सामने भी फिर से वही क्वेश्चन था, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो वो सब हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, वो होगा इफेक्ट ऑफ हंगर। भूख इंसान से क्या क्या करवा सकती है, वो भी हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इस पोएम की समरी। सो लेट्स बिगिन। द येलो डायरीज नोट्स विस्पर इन वर्नैकुलर। विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना। वर्नैकुलर का मतलब होता है डायलेक्ट या देसी भाषा, जो कि ओडिशा की ओरिया है। तो येलो पेजेस इसलिए डायरी के, द येलो डायरीज नोट्स। येलो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो पोएट के ग्रैंडफादर की जो डायरी है, जो कि पीली पड़ चुकी है वक्त के साथ में, उसमें लिखे हुए जो नोट्स थे जो कि उनके दादाजी ने लिखे हैं, वो मानो विस्पर कर रहे हो, धीरे से ओरिया लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हो। दे साउंड द फॉरगॉटन पोस्चर। यहाँ पे पोस्चर का मतलब हम सिचुएशन या कंडीशन कह सकते हैं। वो डायरी में के नोट्स क्या बता रहे हैं, क्या साउंड कर रहे हैं, फॉरगॉटन कंडीशन, जो आज पोएट भूल चुका है, ये दुनिया भूल चुकी है। उस टाइम के अकाल के टाइम पर क्या सिचुएशन थी, वो ये डायरी के नोट्स बता रहे हैं। द क्रैम्प्ड क्राई दैट फोर्सेस मी टू हियर दैट वॉइस। उस डायरी में के नोट्स जो है उसमें से एक क्रैम्प्ड क्राई आ रहा था, एक रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से पोएट को मजबूर होना पड़ा कि वो इस आवाज़ को सुने। नाउ आई स्टम्बल बैक। स्टम्बल बैक का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए वापिस आना। नाउ आई स्टम्बल बैक इन योर ब्लैक पेज्ड वेक। अब पोएट जो है, क्योंकि उस डायरी के नोट्स में से वो सारी कंडीशन दोबारा साउंड हो रही है, वो सारा रोना वापिस आ रहा है उन नोट्स में से जिसमें से उसके ग्रैंडफादर गुजरे हैं पोएट के। तो पोएट क्या कहता है कि नाउ आई स्टम्बल बैक, अब मैं फिर से लड़खड़ाते हुए वापिस तुम्हारी डायरी जो से ओपन करके पढ़ता हूँ, इन योर ब्लैक पेज्ड वे। अब यहाँ पर ब्लैक पेज्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो ट्रैजिक है, इसलिए ब्लैक पेज कहा गया है। नो अनईजी स्टर ऑफ अ क्लाउड। अनईजी मतलब इरिटेटिंग, स्टर का मतलब मूवमेंट। कोई भी इरिटेटिंग मूवमेंट नहीं हो रहा था क्लाउड में। इसका मतलब कि बादल जो है वो गरज नहीं रहे थे। डार्कन द वाइट स्काइज ऑफ योर डे। ये दो लाइंस का सिंपल मतलब ये है कि नो होप ऑफ रेन वॉज देयर। सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था। जब 1866 में अकाल पड़ा था तो उसके इमीडिएट बाद में बारिश भी नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर नहीं था इस सिचुएशन के लिए और वक्त पे लोगों को मदद नहीं मिली थी। तो ये सारी सिचुएशन हमें इस पोएम के थ्रू पता चलेगी। द साइलेंस ऑफ अ डस्ट ग्रेज्ड इन द लॉन्ग आफ्टरनून सन। सब तरफ बस धूल का साम्राज्य था। साइलेंटली ये जो धूल थी, ये लॉन्ग आफ्टरनून सन इसलिए कहा गया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। तो दोपहर की धूप ऐसे लग रहा था जैसे कभी ना खत्म होने वाली धूप हो। रूलिंग द क्रैक्ड फैलो अर्थ। फैलो का मतलब होता है, फैलो अर्थ का मतलब होता है कि जब खेत की जो ज़मीन होती है उसे कुछ समय के लिए
छोड़ दिया जाता है, मतलब उसमें क्रॉप्स नहीं लगाए जाते हैं ताकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो अपने आप को रिस्टोर कर सके। ओके, तो द क्रैक्ट का मतलब दरारे, द क्रैक्ट फैलो अर्थ एट इनटू द लाफ्टर ऑफ योर फ्लैश। अब ये जो धूल है ये सब तरफ पड़ी हुई थी, रूलिंग मतलब कवर्ड, जिसने पूरी दरारें जो है ज़मीन की वो कवर करके रखी थी। एट इनटू द लाफ्टर ऑफ योर फ्लैश, और ये जो सारा सूखा पड़ा हुआ था इस सिचुएशन ने मानो उस दादाजी के, लाफ्टर ऑफ योर फ्लैश का मतलब जो उनकी हैप्पी हेल्दी बॉडी थी उसको खा लिया था। बॉडी जो वो वीक हो चुकी थी। फॉर यू इट वॉज द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन प्रश्न था। कौन सा क्वेश्चन? कन्वर्जन का क्वेश्चन, कि मैं क्रिश्चियनिटी को अपनाऊं या ना अपनाऊं। डेड एम्प्टी ट्रीज स्टूड बाय द ड्रैगिंग रिवर, जो ड्रैगिंग रिवर, ड्रैग मतलब क्योंकि उसमें पानी नहीं था तो द रिवर वॉज ट्राइंग टू ड्रैग वॉट एवर वॉज देयर लाइंग इन द रिवर, जो कुछ भी नदी में पड़ा था उसे रिवर जैसे ड्रैग करने की कोशिश कर रही हो क्योंकि उसमें इनफ वाटर नहीं था। डेड एम्प्टी ट्रीज स्टूड बाय द ड्रैगिंग रिवर, अब उस नदी के किनारे जो कि सूखी थी वहाँ पर मरे हुए एम्प्टी ट्रीज थे, मतलब ना उस पर पत्ते थे, ना फूल थे, ना फल थे। और ये जो डेड एम्प्टी ट्रीज है ये किस चीज़ से मैच कर रहे थे? पास्ट का मतलब यहाँ पे मैच है, मैच योर वीकेंड बॉडी। जैसे कि पोइट के दादाजी की बॉडी हो चुकी थी वीक क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, तो ठीक उसी तरीके से आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो भी कुछ इसी तरीके से हो चुके थे उस नदी के किनारे के। फ्लेलिंग अगेंस्ट योर स्लीप, फ्लेलिंग अगेंस्ट योर स्लीप मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट हिज स्लीप। तो क्योंकि पोइट के दादाजी को खाना नहीं मिल रहा था, इट वॉज डिफ़िकल्ट कि आप भूखे पेट सो नहीं पाते हो, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू स्लीप, सो ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज स्लीप। यू थॉट ऑफ द वे द जैकल्स मूव टू मूव, उस टाइम पर जो पोइट के दादाजी है वो जैकल्स के बारे में सोच रहे थे, जैसे जैकल मूव करता है अनाज की खोज में, ठीक उसी तरीके से दादाजी भी कुछ मूव करने की कोशिश कर रहे थे, दैट ही वुड गेट द फूड समवेयर। डिड यू हियर द यंग टैमरिंड लीव्स रसल इन द कोल्ड मीन नाइट्स ऑफ योर बेली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या, वो अपने दादाजी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने, अभी इमेजिनरी है क्योंकि अब दादाजी अभी तो जीवित नहीं है, उनके सामने नहीं है। डिड यू हियर द यंग टैमरिंड लीव्स रसल इन द कोल्ड मीन नाइट्स ऑफ योर बेली, क्या आपने, अब यहाँ पे अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग लोगे तो अलग लगेगा, देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। कि जब अकाल पड़ा था, लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं था, तो उस टाइम पर जो टैमरिंड मतलब इमली के जो पत्ते होते हैं, लोग उसे चबा चबा कर खा रहे थे ताकि वो जिंदा रह सके। तो यहाँ पे पोइट पूछ रहे हैं कि क्या वो टैमरिंड लीव्स जो आपने खाए उसका रसलिंग, उसको जब आपने मंच किया, च्यू किया, तो क्या उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी इन द कोल्ड मीन नाइट्स ऑफ योर बेली, विंटर की इवनिंग्स में जब आपने वो पत्ते खाए तो क्या आपके स्टमक में से उन पत्तों की आवाज़ आ रही थी। डिड यू सी योर ओन डेथ, क्या आपने अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देखा था। वॉच इट का मतलब यहाँ पे डेथ है, वॉच इट टीयर एट योर क्राइज, मौत क्या कर रही थी कि वो आपकी तरफ देख रही थी, आपके रोने को देख रही थी। टेयर एट योर क्राइज ब्रेक देम इनटू फिट्स ऑफ अननेचुरल लाफ्टर, अब वो मौत क्या करती है कि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि खाना नहीं है, मौत सामने दिखाई दे रही है, ऐसे सिचुएशन में वो मौत मानो उनके दुखों को, उनके रोने को चीरते हुए आ रही हो, और उनका जो दुख है क्योंकि दिमाग संतुलित नहीं है, खाना नहीं मिला है, तो द सॉब्स और द क्राइज टर्न इनटू अननेचुरल लाफ्टर, अलग ही अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक रूप से जो ग्रैंडफादर है वो हंसने लगते हैं। तो क्या ऐसा हुआ था कि तुम्हारा रोना जो वो अननेचुरल लाफ्टर में कन्वर्ट हो गया था। हाउ ओल्ड वर यू, आपकी उम्र क्या होगी उस समय। हंटेड मतलब आपका शिकार हो, हंटेड, हंट का मतलब शिकार करना, हंटेड मतलब आपका किसी ने शिकार किया। हंटेड यू टर्न कॉवर्ड एंड ब्रान, अब ये हंटेड, ये हंट किसने किया, किसने ये शिकार किया, भूखमरी ने। यू टर्न कॉवर्ड, आप कायर साबित हुए, एंड रैन और भाग गए। द रियल एनिमल इन यू, रियल एनिमल का मतलब हंगर है,
ओके, भूख। द रियल एनिमल इन यू प्लंजिंग थ्रू योर बोन। प्लंजिंग थ्रू का मतलब होता है कि फोर्स के साथ में जंप करना। आपके अंदर की जो भूख थी वो आप पर हावी हो गई, योर बोन तक, मतलब आपके गहराई तक वो भूख आप पर हावी हो गई। यू लेफ्ट योर फैमिली बिहाइंड, आपने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया। द बेरिड थिंग्स, हिडन थिंग्स जो थी फैमिली की, जो एंसेस्ट्रल जो कुछ भी प्रीशियस था वो आपने पीछे छोड़ दिया। द प्रीशियस क्लॉड दैट प्रेज द क्वालिटी ऑफ अ गॉड। क्लॉड का मतलब होता है ढेला, जमीन का या मिट्टी का ढेला आप बोल सकते हो। तो मिट्टी का ढेला जिसे हम भगवान की तरह पूजते थे उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये एक्चुअली प्रीशियस क्लॉड का मतलब ये में भी किसी डेटी की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति हो जिसमें बहुत ज़्यादा आस्था हो ग्रैंडफादर की, उसे भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, मतलब उनका धर्म भी पीछे छूट गया। द इम्पेरिशेबल दैट स्वंग योर ब्रोकन बॉडी टर्नड इट इनसाइड आउट। स्वंग का मतलब हिला देना। योर ब्रोकन बॉडी, क्योंकि खाना नहीं मिलने की वजह से बॉडी वीक हो चुकी थी, टर्नड इट इनसाइड आउट। द इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी मरता नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये इम्पेरिशेबल क्या है? सोल है, कॉन्शियस है, किसी की सतसत विवेक बुद्धि, या हम आत्मा कह सकते हैं। तो तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी जो सतसत विवेक बुद्धि है, उसने तुम्हें पूरी तरीके से हिला दिया था, तुम्हारी ब्रोकन बॉडी को जो वीक हो चुकी थी। टर्नड इट इनसाइड आउट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली पोएट कि क्या तुम्हारे आत्मा ने तुम्हें इस तरीके से झकझोर दिया था अंदर बाहर। वॉट डिड फेथ मैटर, क्या धर्म मैटर करता है? क्या आस्था मैटर करती है? जब आपको खाना नहीं मिलता है तो क्या धर्म मैटर करता है? वॉट हिंदू वर्ल्ड सो एंशियंट एंड ट्रू फॉर यू टू होल्ड। हिंदू रिलीजन जो कि एंशियंट है, बहुत प्राचीन है और सनातन धर्म है, क्या उस सनातन धर्म को इतना ज़्यादा मानने में, उसमें इतनी ज़्यादा आस्था रखने से क्या तुम्हें कुछ मिला? अनईजिली यू ड्रेम टूवर्ड द सेंटर ऑफ योर वेब। अनईजिली मतलब बड़ी मुश्किल से, यू ड्रीम टूवर्ड द सेंटर ऑफ योर वेब। अब यहाँ ड्रीम टूवर्ड मतलब ग्रैंडफादर जो है वो मूव करते हैं अपने सेंटर ऑफ वेब की तरफ। अब ये सेंटर ऑफ वेब क्या है वो समझ लेते हैं। वेब का मतलब जाला होता है। इंसान के लाइफ में एक जाला होता है, जैसे कि हमारे फैमिलियल टाइज होते हैं, मतलब हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, हमारे दोस्त मित्र होते हैं, उसके बाद में हमारे प्रोफेशनल लाइफ होती है, देन हमारे कुछ रिलीजियस कल्चरल टाइज होते हैं। तो ये हमारा वेब हो गया हमारी लाइफ का। ओके, और हमारी लाइफ का सेंटर क्या हुआ? हमारी बेसिक नेसेसिटीज़। अगर हमारे पास में खाना नहीं है तो वी विल नेवर थिंक अबाउट रिलीजन एंड कल्चरल थिंग्स, राइट। तो हमारे वेब का, हमारी लाइफ का सेंटर क्या हुआ? हमारी बेसिक नेसेसिटीज़। क्योंकि हम जिंदा रहे तो ही फैमिली रहेगी, हम जिंदा रहे तभी रिलीजन है, हम अगर जिंदा है तो ही कल्चर है। ओके, तो ग्रैंडफादर का अनईजीली मूव करना सेंटर ऑफ वेब की तरफ, मतलब अपने जो सारे फैमिलियल टाइज, रिलीजन, कल्चर, इन सब को छोड़कर ग्रैंडफादर मजबूरी में बड़ी ही मुश्किल से अपनी भूख को मिटाने के लिए कन्वर्जन का डिसीजन लेते हैं। ओके, द सेपरेट लाइफ लेट यू सर्वाइव। अब यहाँ सेपरेट लाइफ का मतलब है कि लाइफ एज अ क्रिश्चियन। अब जब ग्रैंडफादर ने कन्वर्जन कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गए, तो इट विल बी अ सेपरेट लाइफ। किस चीज़ से सेपरेट है ये लाइफ? वाइल परहैप्स द वन यू लेफ्ट। अब पिछली वाली लाइफ कौन सी हो गई? हिंदू लाइफ, जब वो हिंदू थे। वेप्ड इन द ब्लर ऑफ योर हार्ट। ब्लर का मतलब फॉग, एक तरीके का कन्फ्यूजन, या हम धुआं कह सकते हैं यहाँ पर। तो जब आपने कन्वर्जन कर लिया, द सेपरेट लाइफ, योर लाइफ एज अ क्रिश्चियन चोजन बाय द ग्रैंडपा, लेट योर सर्वाइव। जब वो कन्वर्ट हो गए तो वो जिंदा रहे, बट जो लाइफ उन्होंने पीछे छोड़ दी, अपना हिंदू धर्म जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उसकी वजह से वेप्ट ग्रैंडफादर जो है वो दिल ही दिल में रो रहे थे। नाउ इन अ नाइट ऑफ अ स्लीप। अब इस रात में जब पोएट चैन से सो सकता है, नाउ इन अ नाइट ऑफ अ स्लीप एंड टॉन्टिंग रेन, और जब बाहर धुआंधार बारिश हो रही है, माई सन एंड आई स्पीक ऑफ दैट फैमिन। मेरा बेटा, मतलब पोएट का बेटा, मेरा बेटा और मैं उस फैमिन के, उस अकाल के बारे में बात करते हैं जो कैसा है? नेमलेस एज स्नो। नेमलेस एज स्नो मतलब क्योंकि अभी पोएट और पोएट का जो बेटा है, उन्होंने उस अकाल वाली सिचुएशन को खुद ने फेस नहीं किया।
आज जो कुछ भी उनके पास में इंफॉर्मेशन है उस फैमिन के बारे में, वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे है, इसलिए उन्होंने नेमलेस एज स्नो कहा है। जैसे स्नो उन्होंने ओडिशा में नहीं देखा था तो उसका सिर्फ नाम सुना है कि स्नो की बारिश ऐसी होती है, वैसे ही ये फैमिन उनके लिए नेमलेस है, उसे उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अ कॉन्शियंस ऑफ ईयर्स इज बिटवीन अस। अब यहाँ पे अस का मतलब है ग्रैंडफादर और पोएट। अ कॉन्शियंस ऑफ ईयर्स मतलब ये जो साल है, बहुत सारे साल जो पोएट और ग्रैंडफादर के बीच में है, उन्हें कॉन्शियंस इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों उस समय को, उनकी इमोशंस को और सेंटिमेंट्स को समझते हैं। उस ईयर्स में जो कुछ भी हुआ, अकाल के दौरान जो ग्रैंडफादर को भुगतना पड़ा, पोएट को कहीं ना कहीं उस बात का इल्म है या उसे वो पता है कि क्या हुआ होगा उनके साथ में। ही इज यंग, लेकिन जो पोएट का बेटा है वो यंग है, छोटा है। द वर्ल्ड्स ऑफ अ ग्लोरी, उसके सामने एक बेहतरीन भविष्य, द वर्ल्ड्स ऑफ ग्लोरी मतलब बेहतरीन भविष्य है। आर ब्रेकिंग डाउन फॉर हिम बिफोर मी, उसके सामने बेहतरीन भविष्य की कई सारी जो मौके अपॉर्चुनिटीज है वो आ रही है बिफोर मी, और मैं ये सब देख रहा हूँ। डज ही थिंक ऑफ द पास्ट, मेरा बेटा क्या पास्ट के बारे में सोचता होगा? एज अ लॉस वी हैव लिव्ड आवर ओन, जैसे कि मैं, या मतलब पोएट खुद के बारे में बात कर रहा है कि जैसे पोएट और ग्रैंडफादर अपने पास्ट लाइफ को एज अ लॉस देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मजबूरी में अपना धर्म छोड़ना पड़ा, और ये धर्म छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। आपकी लाइफ बदल जाती है, लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपके फैमिलियल टाइज बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, कई रिश्तेदार आपसे बात भी नहीं करना चाहते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। डोमिनेंट हिंदू सोसाइटी में आप क्रिश्चियन बोलकर सर्वाइव कर रहे हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो उस टाइम पर क्या था कि अ पोएट और पोएट के ग्रैंडपा वो तो इस पास्ट को एज अ लॉस समझ सकते हैं, लेकिन क्या पोएट का बेटा उस लॉस को, उस दर्द को समझ पाएगा? कैन माई सन अंडरस्टैंड अर ट्रबल्स, क्या उन पोएट का बेटा जो तकलीफ से उसके ग्रैंडपा गए हैं, वो खुद गया है, क्या उस तकलीफों को वो समझ पाएगा? आउट ऑफ अ साइलेंस वी लुक बैक नाउ एट वॉट वी डू नॉट नो। अब आउट ऑफ साइलेंस, क्योंकि बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, ग्रैंडपा तो है नहीं कि उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर सके या बता सके, तो आउट ऑफ साइलेंस वी लुक बैक, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, नाउ एट वॉट वी डू नॉट नो, ये जानने की कोशिश करते कि जो वो नहीं जानते हैं अब वो उसे जान सके। देयर इज अ डॉन वेटिंग बिसाइड अस, डॉन मतलब एक नई सुबह, अब हमारे सामने एक नई सुबह है। बिसाइड अस, अब यहाँ पर पोएट और पोएट के बेटी की बात हो रही है। हुज साइंस आर 100 odd years अवे फ्रॉम यू, ये सुबह जो पोएट के दादाजी से 100 साल दूर है, क्योंकि अब ग्रैंडपा तो रहे नहीं, ग्रैंडफादर उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो आज का दिन जो पोएट और उसका बेटा देख रहा है वो अब ग्रैंडफादर नहीं दे सकते। यू आर एन इनविजिबल पीस ऑन अ बोर्ड, वो अपने ग्रैंडफादर को कह रहे हैं कि तुम कैसे हो, आप कैसे हो, कि एक जिंदगी के शतरंज पर आप एक अदृश्य मोहरे की तरह हो। हुज मूव हैज़ मेड आवर चिल्ड्रन ग्रो, जिन्होंने एक मूव किया, ग्रैंडफादर ने जो कन्वर्जन का मूव किया, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया खुद को क्रिश्चियन में, जिसकी वजह से वो खुद जिंदा बचे ग्रैंडफादर, आगे की जनरेशन्स आई, पोएट भी जिंदा बचे, पोएट के बच्चे भी हुए, मतलब फैमिली जो वो ग्रो हुई क्योंकि ग्रैंडफादर जिंदा रहे। तो ग्रैंडफादर ने जो मूव किया उसकी वजह से आज पोएट के जो बच्चे हैं या पोएट का जो बेटा है वो ग्रो कर रहा है। टू नो अस, ये हमें पता है। कैरिंग अस डीप वेयर आवर वॉइसेस लैप्स इनटू साइलेंस, और यह हमें पता है कि आपके कन्वर्जन की वजह से ही आज हम जिंदा है, और ये हमें एक ऐसे लोकेशन पर लेकर आई है ये चीज़, ये पता होना कि जहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो लैप्स का मतलब होता है नहीं, लैप्स मतलब टू बी हर्ड, तो हमारी आवाज़ें जो है वो एक ऐसी जगह पर आ गई है कि जहाँ पर सिर्फ खामोशी है, मतलब हमारी आवाज़ को अभी कोई सुन नहीं सकता है। कैरिंग अस डीप वेयर आवर वॉइसेस लैप्स इनटू साइलेंस, वी विश वी न्यू यू मोर। अब यहाँ पर जो वॉइसेस है, मतलब पोइट की या उनके बेटे की या आने वाले जो कि भी उनकी जनरेशन आई है, उनकी वॉइसेस अनहर्ड क्यों है? क्योंकि उन्हें उस टाइम का उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा तो है नहीं अब उन्हें वो सब बताने के लिए। वी विश वी न्यू यू मोर,
अब पोइट कह रहा है कि काश हम आपके बारे में और ज़्यादा पता कर सकते थे। वी विश वी न्यू वॉट इट वॉज टू बी अगेंस्ट टाइम। पोइट कह रहा है कि काश हम ये समझ सकते कि आपकी क्या सिचुएशन उस टाइम पे रही होंगी जब मौत आपके सामने खड़ी होंगी। वॉट इट फेल्ट लाइक टू फेस डेथ विथ ऑनर, टू नो द डिग्निटी। वो डिग्निटी, वो ऑनर, वो सम्मान, वो क्या रहा होगा जब मौत आपके सामने खड़ी है। एंड यू हैव टू डील इट, दैट हैड टू बी अर्न डेंजरसली। अब ये डिग्निटी कौन सी है? जिंदा रहने की डिग्निटी। फैमिली के सामने आपको, सोसाइटी में आपको जिंदा रहना है, आप चाहते हो कि आप जिंदा रहो, तो जिंदगी के लिए आप अपनी डिग्निटी को दांव पे लगाते हो क्योंकि मौत आपके सामने खड़ी है। दैट हैड टू बी अर्न डेंजरसली। आपकी लाइफ आपको कैसे मिल रही है? डेंजरसली, एट रिस्क। आपको चांस लेना पड़ रहा है। योर लास्ट चांस दैट वॉज ब्लाइंडली टेरिफाइंग। आपका जो जीने का आखिरी मौका था वो टेरिफाइंग था, ब्लाइंडली टेरिफाइंग। क्यों ब्लाइंडली टेरिफाइंग? क्योंकि अब मिशनरीज के पास में खाना था, रिलीजन पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ? ये क्या रिलीजन हुआ कि मिशनरीज के पास में खाना था लेकिन उन्होंने खाना नहीं दिया? उसके लिए उन्होंने कंडीशन रखी दैट यू हैव टू बी क्रिश्चियन, तब आपको फूड मिलेगा। तो ये चांस जो था, लास्ट चांस जीने का, कितना टेरिफाइंग था कि आपको आपका धर्म छोड़ना पड़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ रही है। सो अनफेयर, ये कितना अन्यायकारक है। वी विश वी हैड नॉट टू वेकअप विथ अवर स्माइल्स। पोएट कह रहा है कि मैं विश करता हूँ अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि वी हैड नॉट टू वेकअप, कि हमें जागना ना पड़े। कैसे? विथ आवर स्माइल्स, स्माइल्स के साथ में। इन द मिडल ऑफ सम सोशल ऑर्डर। अब इन द मिडल ऑफ सम सोशल ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे पोएट जो है वो अटैक कर रहे हैं सोशल ऑर्डर को, कि ये कैसी सामाजिकता है, ये कैसा समाज है कि जहाँ पर आपको जिंदा रहने के लिए अपने धर्म को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरा धर्म आपकी मदद नहीं करना चाहता। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, जब तक आप अपने ओरिजिनल धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, दूसरा धर्म आपकी मदद नहीं करना चाहता। तो ये कैसा समाज है? पोएट कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को कभी भी ऐसे समाज के लिए स्माइल ना करना पड़े, मतलब उसमें एडजस्ट होने के लिए मजबूर ना होना पड़े। जैसे ग्रैंडफादर को उसी समाज में जहाँ मिशनरीज थी और हिंदू धर्म के लोग भी थे, उन्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें खाने की ज़रूरत थी, मौत सामने खड़ी थी। तो ये कैसा समाज है? यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहे समाज को कि ये कैसा समाज है कि जो जिंदा रहने के लिए खाना रहते हुए भी सिर्फ आपको इसलिए खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि आप अलग धर्म के हो। तो वो ऐसे समाज में, ऐसे सामाजिक व्यवस्था के लिए स्माइल नहीं करना चाहता, समाज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करना चाहता। ओके, तो ये हो गई इस पोएम की समरी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।